नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में विदेशी एक्सपर्ट के साथ रोबोट का भी लिया जा रहा सहारा। 41 श्रमिकों को जल्द निकालने की उम्मीद, लेकिन राज्य की आपदा प्रबंधन मैकेनिज्म को लेकर उठने लगे सवाल। सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों के आवागमन का खर्च उठाएगी राज्य की धामी सरकार। 3 अफसरों की बनाई गई टीम, रहने खाने और मोबाइल रिचार्ज का भी किया जाएगा इंतजाम। उत्तरकाशी टनल हादसे पर गंभीर हुआ नैनीताल हाईकोर्ट। सरकार से 48 घंटों में मांगी डिटेल रिपोर्ट, रेस्क्यू का अपडेट भी पूछा। और दून ज्वेलरी लूट मामले में 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। एसएसपी ने स्वीकारी थी चुनौती, मगर डकैती की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का, जो आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। राज्य सरकार से 48 घंटे के अंदर ब्यौरा मांगा गया है। 22 नवंबर को टनल हादसे पर अगली सुनवाई होनी है। बता दें कि देहरादून के समाधान एनजीओ ने दायर की है याचिका, और 12 नवंबर से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 9 दिन बाद भी मजदूरों का अब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। बता दें कि रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। दीपावली के सुबह ही किस तरीके से पूरा हादसा सामने आया था। उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू टीम कोशिश कर रही है उन श्रमिकों को बाहर निकालने की। नए नए तकनीक यहाँ पर जो है उसे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक टीम को सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उत्तरकाशी टनल हादसे को पूरे 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में पूरा सिस्टम हांफने लगा है। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और मजदूरों को बाहर निकालने में समय लग रहा है, इससे राज्य आपदा प्रबंधन विभाग सवालों के घेरे में है। 9 दिनों तक रेस्क्यू के बाद भी 41 श्रमिक कब तक निकल पाएंगे, ये कोई पूरे विश्वास के साथ नहीं कह पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग फेल। उत्तरकाशी हादसे ने विभाग का निकाला दम। मजदूरों का रेस्क्यू करने में हांफने लगा पूरा सिस्टम। प्रदेश में आपदा के लिए क्या ऐसे तैयार हैं हम? आज सवाल पूरे सिस्टम से है। आज सवाल प्रदेश के हुक्मरानों से है। सवाल सरकारी अमले से है। सवाल उन जिम्मेदारों से है जो उत्तराखंड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में आखिर कब होगा उन मजदूरों का रेस्क्यू जो पूरे 9 दिन से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आखिर क्यों उन 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में पूरे सिस्टम का दम फूलने लगा है? आखिर क्यों आपदा प्रबंधन विभाग हांफने लगा है? आखिर क्यों रेस्क्यू करने में टीम असफल हो रही है? इन तमाम सवालों के जवाब जिम्मेदार लोगों को आज देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ उन 41 मजदूरों की जिंदगी से जुड़ा नहीं, बल्कि जुड़ा है उत्तराखंड के वासियों की जिंदगी से। राज्य से लेकर केंद्र सरकार सिर्फ दिलासा देने का काम कर रही है, लेकिन झूठी दिलासों से कब तक काम चलाया जा सकता है? आपदाओं से निपटने का वादा करने वाली उत्तराखंड सरकार की आज जवाबदेही बनती है कि आखिर आपदा प्रबंधन विभाग क्यों फेल हो गया? आखिर रेस्क्यू टीम क्यों मजदूरों को बाहर निकाल पाने में असमर्थ दिख रही है? हादसा होने के बाद रेस्क्यू किस तरह से चलाया जाए, इसे सोचने में आखिर क्यों इतना समय लग गया? जिस मशीन से रेस्क्यू शुरू हुआ, आखिर वो क्यों फेल हो गया? ये तमाम सवाल उठाने लाजमी हैं, क्योंकि जिस उत्तराखंड प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहाँ समय समय पर आपदा चौंकाती रहती है, लेकिन बीती आपदाओं से ना तो सरकार ने और ना ही पूरे सिस्टम ने कोई सीख लेने का काम किया। हर मुश्किलों और आपदाओं का डटकर सामना करने का दम भरने वाले विभाग का आज क्यों दम फूलने लगा है? आज उत्तरकाशी टनल में यह हादसा हुआ है, लेकिन विकास का सपना संजोए पूरा प्रदेश उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन क्या ऐसे होगा विकास कार्य, जहां यदि हादसा हो जाए तो रेस्क्यू करने के लिए सोचने में ही कई दिन गुजर जाते हैं?
फेल है। और हंसी इस बात की, आपदा प्रबंधन को लेके एक सेमिनार यहाँ होने वाला है देहरादून में, और अच्छा भी है। जहाँ कूड़ा गिरा हुआ रहता है तो लोग कूड़ा दिखाने के लिए डेलीगेशन को यहाँ लाते हैं, ये खराब स्थिति है, इसको ठीक कैसे किया जाए। उसी तरीके से यहाँ 17 लोग करंट से मर गए चमोली में, केदारनाथ के नीचे वहाँ से घाट से 23 लोग बह गए, चट्टान गिरने से 40 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इस प्रदेश में इस बरसात में हुई है। हरिद्वार में बाढ़ आई थी, सरकार का प्रबंधन आपने देखा, 7 दिन तक प्रभारी मंत्री वहाँ गए नहीं। जब प्रेस मीडिया ने लगातार इस विषय को उठा तो दिल्ली से तब वो चले हैं, जबकि लगातार वो 7 दिन तक दिल्ली में बने हुए थे प्रभारी मंत्री। और इस आपदा में भी टनल में प्रभारी मंत्री आज तक भी नहीं गए। फेल नहीं है, आदमी आपदा में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन यह है कि इस समय जो कमियां रही होंगी उससे हमें आगे की सीख मिलेगी, आगे के लिए सबक मिलेगा, और हम सबक लेंगे भी। और क्योंकि टनल्स का जो अब जो काम हो रहा है उसमें रेल मार्ग बनने हैं, उसमें सड़कें बननी हैं, टनल बनाए जाने की मांग बहुत पहले से विशेषज्ञों द्वारा उठाई जाती रही है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हादसों से भविष्य में हम कैसे बच सकते हैं, इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, इस हादसे से हम लोग सीखेंगे। उत्तरकाशी टनल में हादसे की वजह क्या रही, ये समीक्षा और जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन निर्माण के वक्त लापरवाही कंपनी की तरफ से बरती गई, नियमों की अनदेखी कर टनल का निर्माण कार्य किया गया, जिसका खामियाजा आज उन मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है जो जिंदगी और मौत के बीच जहन में अपने परिवार की यादों के सहारे टनल में गुजार रहे हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग जो रेस्क्यू कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा। न तो विभाग के पास ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई प्लानिंग है और न ही रेस्क्यू करने के लिए उचित इक्विपमेंट्स हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे ने आपदा विभाग की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। जरूरत है तो प्रदेश की आपदा विभाग को मजबूत करने की, सिस्टम और मैनेजमेंट को मजबूत करने की, ताकि आगे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो आपदा विभाग बेबस होने के बजाय एक्टिवनेस से आपदा जैसी स्थिति से निपटने का काम करे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों को अब चिंता सताने लगी है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य सिलक्यारा घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार ने मजदूरों के परिजनों के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के परिजनों को अब चिंता सताने लगी है। ऐसे में अलग अलग राज्य से मजदूरों के परिजन घटना स्थल पर मजदूरों का हालचाल जानने के लिए पहुंचने लगे हैं। इसे देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने उनका खर्च उठाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। श्रमिकों के परिजनों से समन्वय बनाने के लिए 3 और अफसर उत्तरकाशी भेजे गए हैं। जो भी परिजन मजदूर का पता लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, उनके आवागमन, रहने, खाने और मोबाइल का खर्चा अब उत्तराखंड की धामी सरकार उठाएगी। शासन स्तर पर भी वरिष्ठ IAS डॉक्टर नीरज खैरवाल को केंद्रीय संस्थानों, एजेंसियों और विशेषज्ञों की टीम से समन्वय की जिम्मेदारी पहले ही दी गई। साथ ही SDM शैलेंद्र सिंह नेगी को भी पहले से मौके पर भेजा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के SDM मनीष सिंह, DSO हरिद्वार तेजपाल सिंह और DPO रुद्रप्रयाग अखिलेश मिश्रा को टीम में शामिल करने के निर्देश दे दिए हैं। ये सभी अधिकारी जिला अधिकारी उत्तरकाशी के निर्देश पर श्रमिकों के परिजनों के लिए भोजन, आवास और परिवहन के अलावा बचाव कार्य से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्था देखेंगे। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कहा है कि श्रमिकों का हालचाल पूछने आ रहे परिजनों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और पल पल की जानकारी साझा की जाए। इसके लिए दूसरे राज्यों के मजदूरों के परिजनों से इन राज्यों के अधिकारियों से संपर्क और समन्वय बनाने के लिए कहा गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के पंचायती मंदिर में उत्तराखंड कांग्रेस ने उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हवन किया। कांग्रेसियों ने हवन यज्ञ कर ईश्वर से रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होने की कामना की। साथ ही उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि हादसे को 9 दिन गुजर गए, लेकिन प्रभारी मंत्री अब तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के मंत्रियों के दौरे से रेस्क्यू की रफ्तार में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए,
कई किस्म की दिक्कतें हैं, हर तरीके से प्रयास भी हो रहे हैं और 9 दिन हो गए 41 लोगों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए, बिना सूर्य की रोशनी के लिए, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन, बिना पर्याप्त पानी के, बिना पर्याप्त भोजन के वो लोग वहाँ हैं। क्या परिस्थितियाँ अंदर हैं ये समझ नहीं आ रहा। इसलिए हमने आज फैसला किया कि देवता से हम प्रार्थना करें, यज्ञ देव से, कि वो सुरक्षित बाहर आ सकें। सरकार के मंत्री जी, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो 9 दिन हो गए अभी तक वहाँ नहीं गए। हालांकि गडकरी जी गए और उम्मीद बधी है कि शायद कुछ जल्दी होगा। शादियों के सीजन की वजह से बीजेपी के 4 कार्यक्रमों की तारीख में परिवर्तन किया गया है। पहले 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक पार्टी के 4 बड़े कार्यक्रम होने थे, लेकिन अब कार्यक्रम 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित होंगे। 30 नवंबर को देहरादून में SC/ST सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो वहीं 1 दिसंबर को विकास नगर में जनजातीय सम्मेलन होगा और 2 दिसंबर को हल्द्वानी में SC/ST सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 दिसंबर को नानकमत्ता में जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति के सम्मेलन गढ़वाल संभाग का 30 नवंबर को देहरादून में और 2 दिसंबर को कुमाऊं संभाग का हल्द्वानी में इसकी तिथि निश्चित की है। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन 1 दिसंबर को विकास नगर में और 3 दिसंबर को नानकमत्ता में कुमाऊं संभाग का, ऐसा तिथि निश्चित हुई है। और इन सम्मेलनों में क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर के जिला पंचायत के सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, ऐसे जो अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हैं वो अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में रहेंगे। उधर पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत की तबियत बिगड़ने पर देहरादून के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सोमवार को तमाम कांग्रेस नेता पूर्व CM हरीश रावत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। आपको बता दें कि बाजपुर में 24 अक्टूबर को हुए रोड एक्सीडेंट के बाद से ही हरदा की तबियत बिगड़ रही है। हादसे में उनकी पसली और गर्दन में चोट आई थी। देहरादून के SSP के तौर पर जब अजय सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो दून वासियों की उनसे उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन रिलायंस ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले ने लोगों की उम्मीदों को झटका दे दिया है। घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पुलिस के हाथ खाली हैं, वो भी तब जब पूरे मामले को खुद SSP अजय सिंह संभाल रहे हैं। सवाल है कि ऐसे कैसे आपने चुनौती स्वीकार की है SSP साहब। लूट खुलासा करने में दून पुलिस फिसड्डी, डकैती की गुत्थी अब तक अनसुलझी, मोर्चे पर खुद दून SSP, फिर भी पुलिस के हाथ खाली। इनका भी अच्छा खुफिया तंत्र या नेटवर्क कहेंगे जिस कारण से ये पकड़े नहीं जाते हैं। देहरादून के कप्तान के तौर पर जब अजय सिंह ने कमान संभाली तो लोगों की उनसे उम्मीदें बढ़ गई। कप्तान साहब ने भी लोगों की सुरक्षा और अपराधियों पर शिकंजा अपनी प्राथमिकता बताई, लेकिन चंद महीने बीतते ही राजधानी देहरादून में बदमाशों ने लूट की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पुलिस विभाग भी हक्का बक्का रह गया। दून के रिलायंस ज्वेलर्स में लूट की वारदात को पूरे 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले बदमाश पुलिस की गिरफ्त से आज भी बाहर हैं। दून SSP कहते हैं कि बदमाशों की चुनौती हमें स्वीकार है, लेकिन ये कैसी चुनौती स्वीकार की है आपने SSP साहब? वारदात को इतने दिन बीत जाने के बावजूद ना तो सामान की रिकवरी आप करवा पाए हैं और ना ही लुटेरों तक पहुंच पाए हैं। क्या यही है दून पुलिस की तत्परता? क्या ऐसी सुरक्षा देने का वादा करती है आपकी पुलिस? शहर के बीचों बीच करोड़ों की लूट को अंजाम दे दिया जाता है और आपकी दून पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। इतने दिन बीतने के बाद भी जरा सुनिए कप्तान साहब क्या सफाई पेश कर रहे हैं। आ रही तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गैंग के सदस्य जिस हिसाब से लगातार घटना करते हैं और अपने गांव में या अपने गांव के आसपास के इलाकों में छुप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका भी अच्छा खुफिया तंत्र या नेटवर्क कहेंगे जिस कारण से ये पकड़े नहीं जाते हैं। तो इस बारे में भी एंगल पर भी हम देख रहे हैं कि कहीं इनको किसी तरह का कोई संरक्षण न प्राप्त हो, लेकिन सभी चीज़ें बताना तभी उपयुक्त रहेगा क्लियरली जब तक हम अभियुक्त आ जाते हैं एक बार हमारी गिरफ्त में, तो नेचुरल सी बात है पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यानी बदमाशों को कौन कहां संरक्षण दे रहा है, इसकी पूरी जानकारी कप्तान साहब को है। फिर कमी कहां है SSP साहब? आप बदमाशों के गैंग के खुफिया तंत्र को तो मजबूत बता रहे हैं, लेकिन आपका खुफिया तंत्र क्यों कमजोर है कप्तान साहब? क्या इसका है कोई आपके पास जवाब? बदमाशों को पकड़ने के लिए तो आप खुद मोर्चे पर डटे हैं ना, फिर क्यों उन लुटेरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप?
बदमाशों ने जिस अंदाज में इस लूट को अंजाम दिया, ये वाकई में एक बड़ी चुनौती है दून पुलिस के लिए, क्योंकि वारदात की जानकारी पुलिस को देने के बाद भी खाकी वर्दी को चकमा देकर प्रदेश से बाहर भागने में बदमाश सफल हो जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रह जाती है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन लुटेरों का कुछ पता नहीं लगा पाई आपके पुलिस कप्तान साहब। आखिर बदमाश कहां भाग निकले? बदमाशों को जमीन खा गई या आसमान निकल गया कि उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। हैरानी की बात तो ये है कि जब डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसके बावजूद भी ऐसी वारदात को अंजाम देना वाकई में दून वासियों की सुरक्षा में बड़ा सेंध है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हालात ये हैं कि ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़े का निस्तारण न होने की वजह से कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, जिस वजह से क्षेत्र में दुर्गंध के अलावा बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं नगर आयुक्त का कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड में नए प्लांट लगाने को लेकर 5.5 करोड़ की DPR बनाई गई है, जिसका परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाली 2 से 3 महीनों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। निश्चित तौर पे कूड़ा प्रबंधन हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है और मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो हमने निगरानी की प्रक्रिया बनाई थी बेनी सेना के मदद से, अच्छी सफलता हमें ज़रूर मिली है। लेकिन 2 चुनौतियां अभी हमारे पास हैं। एक तो पूरी तरह से सेग्रीगेट होकर कूड़ा मिले, जिसमें प्लास्टिक महत्वपूर्ण है। उसको भी हम एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत सोर्स से ही प्लास्टिक को अलग से कलेक्ट करने के लिए हमने एक 2-3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, जो वो अभी परीक्षण कर रहे हैं कि उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। दूसरी चुनौती हमारी ये है कि लगभग जनपद के सभी नगर निकाय और जिला पंचायत क्षेत्र की कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में आ रहा है। रुद्रपुर के JCS पब्लिक स्कूल में शबद कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के 25 से ज्यादा स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए गुरुद्वारा प्रबंधक, स्कूल प्रधानाचार्य और अभिभावक छात्रों द्वारा यहां पर की गई गुरबानी और शबद कीर्तन सुनकर मनमोहित हुए। वहीं JCS पब्लिक स्कूल के महासचिव सुरजीत सिंह ग्रोवर ने कहा कि आज के दौर में हमें अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है। लोग दिखावे की तरफ भाग रहे हैं और लोग नई गाड़ियां, बड़े बड़े बंगलों की तरफ भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता खत्म हो रही है। पहले इतने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में नहीं रहते थे जितने आजकल डिप्रेशन में रहते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है कि हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम पुरातन अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उन परंपराओं से जुड़े रहें और जो है हम कम से कम ईश्वर का नाम याद करते रहें, जिससे कि हम डिप्रेशन की तरफ ना जाके और ऊंचाइयों को छू सकें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे में विदेशी एक्सपर्ट के साथ रोबोट का भी लिया जा रहा सहारा। 41 श्रमिकों को जल्द निकालने की उम्मीद, लेकिन राज्य की आपदा प्रबंधन मैकेनिज्म को लेकर उठने लगे सवाल। सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों के आवागमन का खर्च उठाएगी राज्य की धामी सरकार। 3 अफसरों की बनाई गई टीम, रहने, खाने और मोबाइल रिचार्ज का भी किया जाएगा इंतजाम। उत्तरकाशी टनल हादसे पर गंभीर हुआ नैनीताल हाईकोर्ट, सरकार से 48 घंटों में मांगी डिटेल रिपोर्ट, रेस्क्यू का अपडेट भी पूछा। और दून ज्वेलरी लूट मामले में 12 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। SSP ने स्वीकारी थी चुनौती, मगर डकैती की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी।